जरूरी है। तो आज 72वां गणतंत्र दिवस है, उसकी आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे गुरुजी श्री वीरेश गौड़ जी, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में परिचय कराया, बोले तुम जैसे युवा जब बिथरी, फरीदपुर और नवाबगंज क्षेत्र में ग्रामीणों की आवाज उठा रहे हैं तो ये फतेहगंज कैसे छूट सकता है। इसको भी खुद से जोड़ने का काम करें और इनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम करें। उसके बाद हमारे बीच में मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी के छोटे भाई एडवोकेट डॉक्टर श्री दिनेश कश्यप जी उपस्थित हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जब मैंने उनको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा स्नेह मिलता है तो उन्होंने कहा मैं भी कहीं ना कहीं उनका स्नेह प्राप्त कर सकूं और हमारे साथ चलकर आए, उनका हृदय से धन्यवाद। मेरे साथ बैठे हुए मेरे आदरणीय सम्मानित श्री वीरपाल सिंह यादव जी सैदपुर, राजपाल यादव जी, दीपक यादव जी कादरगंज, रामवीर गुर्जर जी गौसगंज तराही, धनपाल राठौर जी, वीरेंद्र यादव जी पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, चलिए विधायक भी हमारे बिथरी के रह चुके हैं वीरेंद्र जी, और रामपाल शर्मा जी, हरपाल वकील साहब, यशपाल यादव जी, राजू सागर जी, सुनील यादव जी का धन्यवाद कि साहब उन्होंने रात और दिन लगातार कार्यक्रम की बड़ी मेहनत करी और आप सभी के बीच में ये जो सारा कार्यक्रम की व्यवस्था आप देख रहे हैं ये सुनील यादव जी की है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में ऐसे नौजवान दिनेश जी, सुरेश कटेरिया जी, जिन्होंने लगातार क्षेत्र में जाकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, सूचना करने में बड़ा सहयोग किया। यहाँ पर मेरे बड़े श्री कल्लू मौर्य जी उचसिया से, नरसिंह यादव जी मेरे आदरणीय श्री सुकोटिया से, प्रेम सिंह मौर्य जी आप सुकोटिया से हैं, पप्पू दिवाकर जी, और जितने भी लगातार मुझे ज्यादातर सब नाम है, रमेश पंडित जी, अवधेश पंडित जी, और भी जो भी ज्यादा, घनश्याम जी, घनश्याम सागर जी नखी, मेरे खलीफा चाचा कहाँ गए? ओहो साहब, आपका स्नेह है। और मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में नंगे पैर मुझे, मेरे साथ 6-7 गांव घूमे, मैंने कहा चप्पल दिला दूं, बोले तुम यार जूते इतनी तेज चलते हो कि जूते निकल जाते, हम चलेंगे तो चप्पल निकल जाए, इसलिए नंगे पैर ही सही है। तो इस क्षेत्र में जो भी आए हैं, पप्पू यादव जी, जितने भी लोग हैं, आनंदपाल यादव जी भी खड़े हुए हैं, अग्रवीर यादव जी, पप्पू भैया मेरे साथ में, सभी के ज्यादातर नाम मुझे याद है और परिचय भी है। अभी धनपाल राठौर जी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि साहब मेरा नाम याद है, तो मैंने कहा उम्र भले ही कम हो सकती है लेकिन तजुर्बा आपसे सीखा है, आप एक बार नाम बताएंगे तो आपको नाम लेकर ही पुकारूंगा, क्योंकि आपके बीच में जो मेरे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक भविष्य का संकेत है। राकेश यादव जी यहाँ खड़े हुए हैं, विशाल सक्सेना जी महानगर में मेरे साथी हैं, जितने भी लोग, सभी का हृदय से शुभकामनाएं। रघुनंदन जी, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। अगर कोई मेरा नाम छूट रहा हो, वैसे सभी के नाम पता है, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित देवतुल्य बुजुर्गों, साथियों, नौजवान, बच्चों, महिलाओं, बहनों, सभी का हृदय से शुभकामना। मेरी अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, तो अम्मा का भी इसने आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे शिवपुरी से। सभी लोगों का स्नेह। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आपके बीच में कहूंगा कि हम लोग 1947 में अंग्रेजों से भले ही आजाद हो गए थे, लेकिन देसी अंग्रेजों से अगर आजाद हुए हैं तो गणतंत्र दिवस पर, संविधान समर्पित दिवस पर आजाद हुए, क्योंकि असली अंग्रेजों से तो हमने एकजुट से लड़ाई लड़ी, लेकिन
आदिवासी अंग्रेज थे, उन्होंने हमारी पूर्णता जो स्वतंत्रता थी उसको छीन कर रखा था। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा था। हमारे किसानी, जो हम किसानी करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं और इस देश का भरण पोषण करते हैं, उसका मूल्य नहीं मिल रहा था। मजदूरी करते थे, उसका मूल्य नहीं मिलता था। और कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों की तो परछाई से भी इतना गुरेज हुआ करता था कि साहब आपको दिन में निकलने की भी अनुमति नहीं थी। मैं कह रहा हूं, यह समाज परिवर्तन में जरूर आया है, लेकिन इस समाज की लड़ाई लड़ने वाले उन सभी को हमें नमन करना चाहिए। कितनों के परिवारों ने त्याग दिया, कितनों के परिवारों ने बलिदान दिया है, तब कहीं जाकर हम लोग आपस में एक साथ एकजुट होकर बैठे हैं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करके मना रहे हैं। और ये भी एक त्याग और बलिदान है उनका। मैं आदरणीय श्री दिनेश कश्यप जी की बात को दोहराऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम लोगों के बीच के फासले बहुत बढ़ चुके होते, लेकिन उन्होंने हमें एक डोर में बांधने का काम किया और उन्होंने कहा मनुष्य को मनुष्य समझिए, मनुष्य के अधिकारों का हनन मत करिए, क्योंकि अगर आपको चोट लगती है तो पीड़ा होती है, उसी प्रकार से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगेगी तो उसे भी पीड़ा होगी। उस पीड़ा को सहन करने का काम कीजिए, उस पीड़ा को समझने का काम कीजिए, ना कि उस पीड़ा पर नमक डालने का काम। मैं कहना चाहूंगा कि साहब, जिस प्रकार से मैं क्षेत्र में घूम रहा था, ये सभी लोगों के मैं चेहरे देख रहा हूं, ये सभी लोग मुझसे कुछ आशा कर रहे हैं कि राजा सेठ जी का चुनाव लड़ने आए हैं। तो मैंने कहा साहब, आपके बीच में जो आया है वो हमेशा चुनाव लड़ने की बात करते हुए आया है। आपके बीच में जो हमेशा आया उसने आपके साथ धोखा किया है। आपके बीच में जो हमेशा आया है उसने वादे किए हैं, लेकिन आपका बेटा ना आपसे कोई वादा करने आया है, ना कोई चुनाव लड़ने आया है। आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ने आया है। जिस प्रकार से फरीदपुर के अंदर मैंने किसानों की आवाज रखने का काम किया था और आरएफसी बरेली सस्पेंड हुए थे, उसमें जब धान केंद्रों पे धांधली चल रही थी तो अच्छे नेता चुप थे, लेकिन मैंने बिलपुर सेंटर जैसे सेंटरों की धज्जियां उड़ाने का काम किया और मैंने कहा किसानों के धान सरकारी रेट में ही तुलेंगे। किसी के बाप की बवौती नहीं है ये किसानी हमारे खून और पसीने की कमाई हुई कीमत है, वो हमें मिलनी चाहिए। मैंने उन लड़ाइयों को लड़ने का काम किया है, जिस पर आपके बेटे के आंदोलन को सीधे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया और आरएफसी बरेली को सस्पेंड किया। जब आपके बेटे की बात बिना चुनाव लड़े एक मुख्यमंत्री सुन सकता है, तो बताइए आपका बेटा इतना कमजोर है क्या? जब आपका बेटा बकेनिया के अंदर एक चाटक व्यक्ति की प्लाईवुड फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है और वो फैक्ट्री वाला बोलता है कि अंतिम संस्कार करा दीजिए, मैं 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए मुआवजा तक दे सकता हूं। जब ये जानकारी मुझे अखबार के माध्यम से मिली कि 2 दिन से अंतिम संस्कार नहीं हुआ क्योंकि परिजन कह रहे थे इसकी जांच करवाई जाए और हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो परिवार का इकलौता बेटा था। तो साहब, उसकी अंत्येष्टि में 2 दिन लग गए। जब मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा और मैं अपने गाड़ियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ जाता हूं तो वहां बहुत बड़ी संख्या में पुलिस थी। तो मैंने वहां पर जाकर उस मैनेजर से 2 सवाल किए। मैंने कहा, ये पुलिस अगर तुम्हारी फैक्ट्री पे खड़ी होती ना तो उचित मुआवजा आप इनके घर तक पहुंचवा देते। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, लेकिन मेरे पहुंचते ही उस फैक्ट्री के मालिक को पता चला कि राजा सेठ बरेली से पहुंच गए। 5 लाख रुपए मुआवजा तुरंत बढ़ गए। 75 हजार रुपए दोनों बेटियों के नाम पे एफडी बनी और एक परमानेंट नौकरी मिली। जब मेरे पहुंचने से काम हो रहे हैं तो साहब, आप अपना बेटा बनाकर खुद तो देखिए, मुझे अपना भाई बनाकर तो देखिए। नाम से ही आपके लोग घबराया करेंगे कि उनको धोखा मत दे देना कि वो उनका साथी है।
वो उनका वरिष्ठ है, वो उनके परिवार का है। उसके बाद मैंने बिथरी के अंदर शिवनगर और रहमानपुर, जिन गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी 70 सालों से, आजादी के बाद वो अंधेरे में रहते थे, उनमें मैंने लाइट लगवाने का काम किया है। ये लाइट वाइट और रोड वोट पड़वाने ये सारे प्रतिनिधियों के काम होते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि वोटों से चुनकर जाते हैं और आपका प्रतिनिधि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से बनता है। मैंने वहां लाइट लगवाई तो नेताओं में उद्घाटन के पीछे लड़ाई होगी और फर्जी में 307 के मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पे लगा दिए गए। लेकिन उन मुकदमों से घबरा के मैंने सेवा नहीं छोड़ी जनता की। और वहीं पर आज जब कोई भी नेता घुसता है उस गांव में तो वोट मांगने से घबराता। आदरणीय दिनेश कश्यप जी मेरे साथ चुनाव में थे तो माननीय सांसद जी बोले कि साहब इन क्षेत्रों में राजा परमिशन देगा तभी वोट पड़ेंगे, क्योंकि लाइट ही राजा की वजह से आई है। उन क्षेत्रों में विधायक भी डर के मारे नहीं जाते वोट मांगने, क्योंकि जब काम हम कर रहे हैं, जब फसल हम उगा रहे हैं, तो फसल काटने का अधिकार किसको होना चाहिए। मैंने लाइट दी, मैंने रोशनी दी उन लोगों को। उसके बाद आपका रसूला पड़ता है ये कुआटांडा ब्लॉक में, वहां कुछ जगह ऐसी थी जहां पर गलियों में इतना पानी जल भरा होता था कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। और मैंने डीपीआरओ से संघर्ष करके कई जगहों पे खरंजे पड़वाने का काम किया। मैं नहीं कह रहा ये मेरे माध्यम से हो पाया हो या किसी के माध्यम से हुआ, लेकिन अगर ये कोई माध्यम बनाए तो वो आप बने, क्योंकि समस्याएं मुझे आपने बताई और मैंने अधिकारियों को अवगत कराया। तो आपका बेटा आपकी जमीनी लड़ाई लड़ रहा है। ना मैं पक्ष हूं ना मैं विपक्ष हूं, सिर्फ आपके लिए निष्पक्ष हूं, इतना ही बहुत है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष को खड़ा करना इन मजदूरों के बीच में उचित नहीं होता है। इन मजदूरों को लड़वाकर मुकदमेबाजी कराकर परिवारों को खत्म करना एक नेता का काम नहीं होता है। एक नेता का तो काम होता है उनको कुरीतियों से आजाद कराने का। एक नेता का काम होता है समाज को नई दिशा देने का। एक नेता का काम होता है समाज को बढ़ाने का। एक नेता का काम होता है समाज को जोड़ने का। एक नेता का काम होता है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। एक नेता का कर्तव्य होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी बहन बेटी अपने हक को आधी रात को असुरक्षित महसूस न करे। एक नेता का काम होता है कि जो बुजुर्गों पे उनके परिवार में कभी कभी उनके बेटे अत्याचार करते हैं उस लड़ाई को भी खत्म कराने का। और एक नेता का काम होता है कि अगर आपके बेटे को नौकरी नहीं मिली और वो बेरोजगार है तो उसको नौकरी भी दिलवाने का। एक नेता के तो बहुत कर्तव्य होते हैं और मैंने हमेशा सुना है कि नेता उस ताले की चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है। नेता से रोजगार भी मिल सकता है, नेता से सम्मान भी मिल सकता है, नेता से समाज का विकास भी हो सकता है, लेकिन वो नेता कैसा चुना है ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो इस क्षेत्र में भ्रमण पे निकला हूं साहब, और मुझे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो आपका स्नेह मिल रहा है। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब चुनाव लड़िए, तो मैंने कहा अभी तो मैंने 100 रुपए किसी से बुलवा के बिटिया को दी, पैसे वैसे तो मेरे पास आप ही लोगों के हैं। तो मैंने कहा साहब अभी क्षेत्र में भ्रमण पे निकला, ये तो सब आपकी देन है, क्योंकि राजनीति का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। राजनीति का मकसद लोगों को जोड़ना है, लोगों की समस्याओं को हल करना है। और जब राजनीति का मकसद पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कोई नेता भूखा तो रह नहीं जाता है, क्योंकि जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी आज आपने उनको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। तो अगर कोई पैसे वाला है तो वो आप है, अगर कोई सम्मानजनक व्यक्ति है तो आप हैं। अगर आप किसान के बेटे को नेता बना सकते हैं, मजदूर के बेटे को नेता बना सकते हैं, तो सबसे बड़ा अगर कोई पैसे वाला है, सबसे बड़ा अगर कोई धनी है तो कौन है? आप लोग। चुनावी वादे एक अलग होते हैं। मैं तो इस क्षेत्र में संघर्ष करना चाहता हूँ, मैं तो इस क्षेत्र में लड़ना चाहता हूँ,
मैं तो इस क्षेत्र में समस्याओं को जानना चाहता हूं। मैं लगातार 9 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। सजापुर, पीलीभीत, बदायूं, सब जगह जनसभाएं लगती हैं, सब जगह आवाज उठाता हूं लोगों की। लाल फाटक के पुल के नीचे जो रोड पड़ा है, बड़ा चिकना सा जो है, उसके पीछे बहुत लड़ाई लड़ी साहब। लड़ाई लड़ने के बाद आज वहां पर आप लोगों को आरामदायक रोड मिला। तो कहीं ना कहीं आपको एक सोचने का विषय है कि अगर हजारों चोरों के बीच में एक ईमानदार भी है, तो वो ईमानदार हजारों चोरों से कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि जिस दिन वो ईमानदार कमजोर पड़ गया, उस दिन जो आपकी बची कुची आवाज है वो भी छिन जाएगी। कोई साइकिल पे सवार हो जाए, कोई हाथी पे सवार हो जाए, किसी के खाने को गन्ने खेत में ना हो और वो कहे हाथी पे सवार हो जाए, और कोई कहे कि साइकिल पे सवार हो जाओ तो आपको हम चुनाव जितवा देंगे, कोई कहे कमल खिलवा दो तो हम आपको चुनाव जितवा देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हम जनता की सेवा कर लेंगे तो हम बिना चुनाव जीते हम उनसे बड़े नेता बन जाएंगे। मैं कोई आंधी नहीं हूं, मैं सीधा साधा आदमी हूं, लेकिन अगर मेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे और दूसरा आगे कर दूं तो मैं वो गांधी भी नहीं, क्योंकि हमारी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं बिल्कुल सीधा साधा साधारण आदमी बन जाऊं तो यह अधिकारी मेरी सुनने वाले भी नहीं। लेकिन मैं अपनी जनता के सामने आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं, आपका साथी बनकर रहना चाहता हूं। मुझे आपने जो स्नेह दिया है, आज इतनी कड़ाके की धूप में मुझसे लगातार लोगों के फोन आ रहे थे। शायद कल रात को 2:30 बजे भी एक फोन आया था और उन्होंने जब मैंने नंबर दिया तो वो पूछ रहे सो रहे हो का, ये रोटी खाई ली? तो मैंने कहा साहब अभी तो क्षेत्र में हम। तो कह रहे हमने सिर्फ इसलिए लगाओ 2 बजे 2:30 बजे ताकि फोन उठाते कि ना उठाते। बहुत से नेता नंबर देके चले जाते हैं, बाद में नंबर उठते ही ना किसी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं तो आपका बालक हूं, अगर आपका फोन नहीं उठाऊंगा तो आप मुझे कल को बीच चौराहे पे या किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हो और आप मुझे टोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये सही बात है। अगर इस तरीके से कोई नौजवान आगे बढ़ रहा है, ये जो बरेली से चलकर मेरे साथ आए हैं, नौजवान आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, वरिष्ठ आए हैं, ये लगातार कहीं ना कहीं एक सेवा का भाव मुझे दे रहे हैं। मुझे आज ये तो शक्ति मिली है, ये जो वीर शक्ति मैंने संगठन का नाम रखा है इंडिपेंडेंटली। ये सब मैंने जब शुरुआत करी थी तो लोगों ने मुझसे कहा था कि राजा सेठ जी ये वीर शक्ति खड़ी हो पाएगी? तो मैंने कहा हाँ खड़ी हो पाएगी, अगर मेरे पास एक विचार है, अगर मेरे पास कर्म करने की ताकत है, अगर मेरे पास जनता की आवाज उठाने की ताकत है, अगर मैं अन्याय के खिलाफ लड़ सकता हूं, अगर मैं माताओं बुजुर्गों को सम्मान दिला सकता हूं, अगर मैं किसानों की आवाज बुलंद कर सकता हूं, अगर मैं मजदूरों को उनकी पगार दिला सकता हूं, अगर मैं पीड़ित को न्याय दिला सकता हूं, अगर मैं वंचित शोषित तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये संगठन खड़ा हो जाएगा। और आज आप सभी लोग का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर वीर शक्ति खड़ी करूंगा। जिस प्रकार से मैंने और विधानसभाओं में वीर शक्ति खड़ी करी है, नेताओं को डर लगता है कि साहब अगर हम उनकी खिलाफत में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनके समर्थकों का खास कर ध्यान रखिए। और मैं आने वाले समय में यही करने जा रहा हूं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ईंट से ईंट बजाने आया हूं, कंधे से कंधा मिलाकर मैं किसान, मजदूर, पीड़ित, वंचित, शोषितों की आवाज उठाने आया हूं। जितने संपर्की हैं आप मुझे और संपर्क कराइए, मैं उन सबकी समस्या सुनने आया हूं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक लौ आपके अंदर जगेगी और आज आप घर वापस जाएंगे तो कहेंगे कि हम एक ईमानदार इंसान से मुलाकात करके आए हैं, एक ईमानदार इंसान के विचार सुनकर आए हैं। भले ही वो हमसे उम्र में कम हो, लेकिन अगर हमारा उम्र का नेता हमें रास्ता दे सकता है, अगर हमारा नेता हमें न्याय दे सकता है, तो हम उस नेता के साथ चलने को मजबूर हो जाएंगे। मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा
बहुत समय हो चुका है कि जिस प्रकार से आप लोग आए हैं, मैं सैदपुर के वीरपाल चाचा का भी धन्यवाद करूंगा कि वो घोड़ियों से जो स्वागत कार्यक्रम में आए हैं। ये कहीं ना कहीं एक दृश्यता कार्यक्रम है कि ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग कितनी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। साधु पंडित जी खनी नवादा के हमारे बीच में बैठे हुए और जितने भी सभी सम्मानित बुजुर्ग मेरे देव तुल्य आप सभी लोग आए हुए हैं, उनका हृदय से शुभकामनाएं। संदेश और कलेक्टर चाचा की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, जो हमें लगातार हम क्षेत्र में निकले तो हमारे खाने का बंदोबस्त कर देते हैं निकलते